अभिषेक ने उत्तर के लिए उम्मीद नहीं की थी। तो फिर तुमने मेरे कोट के बारे में क्यों पूछा? अपनी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए आदमी ने कहा। तो क्या आपने खुद ही कीट बिल्ली को बाहर निकाला था? अभिषेक ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने कई को बाहर निकाला था। मेरे प्रतिनिधि थोड़ी ना है। इससे वह आदमी आश्चर्यचकित रह गया। वह जानता था कि अभिषेक मजबूत था, क्योंकि वह एक हाथ में इतनी भारी तलवार चलाने में सक्षम था, लेकिन वह नहीं जानता था कि अभिषेक कितना मजबूत है। वे आपके विरोधी नहीं है, उसने पूछा। आप किस स्टेज पर है? व्यवस्था, अभिषेक ने पूछा, लेकिन फिर उसे राम के शब्द याद आए। मुझे लेट फर्स्ट दायरे में ऑन होना चाहिए। लेट सोल्जर स्टेट, आदमी ने चौंकते हुए पूछा। वो तुम 15 साल के भी हो। ट्रेनिंग मंच, अभिषेक ने असमझ से पूछा। मैंने सोचा कि प्रथम क्षेत्र को ऑपरेटिव कहा जाता है। यह केवल जादूगरों के लिए है, आदमी ने कहा। हाँ, योद्धाओं के लिए पहला क्षेत्र सैनिक चरण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग सभी सैनिक उस चरण में हैं। ओह ठीक है, अभिषेक ने कहा। और हाँ, तब मैं लेट सोल्जर स्टेज पर हूँ। वह आदमी जितना अभिषेक ने सोचा था उससे अधिक आश्चर्यचकित लग रहा था। क्या वह ऊंचा है? क्या आप कुलीन घराने से है? आदमी ने चौंकते हुए पूछा। अभिषेक ने राटा लिया। क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जैसे मैं एक कुलीन घराने से हूँ? उसने पूछा। उस आदमी ने अभिषेक की ओर देखा। तो क्या मैं मजबूत है? अभिषेक ने पूछा। लेट सोल्जर स्टेज के योद्धाओं को आमतौर पर विशिष्ट योद्धा माना जाता है, आदमी ने उत्तर दिया। उन्होंने अपनी शक्ति के लिए वर्षों तक काम किया। सौभाग्य से सैनिक, अभिषेक ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन उस पर्वत पर मुझे तो रक्षक मिले, वे सभी मुझसे अधिक शक्तिशाली थे, व्यक्ति ने कहा। आप सामान्य सैनिकों की तुलना में सीधे राम के अधीन काम करने वाले सैनिकों से नहीं कर सकते हैं। राम के अधिक सभी लोग सामान्य चरण पे है। यह जादूगरों के लिए निपुण क्षेत्र के बारे में है। ओ, अभिषेक ने टिप्पणी की। वैसे तुम्हें ये सब बातें कैसे पता? जब मैं छोटा था तो मैंने वॉरियर पैराडाइज के में लोहार के रूप में काम किया, उस व्यक्ति ने कहा। इसे जानता था, अभिषेक ने सोचा। वह आदमी बिल्कुल लोहार जैसा लग रहा था। विषय पर वापस आए, आदमी ने कहा। आपने कहा कि कीट बिल्लियां आपकी प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है? अभिषेक ने सिर हिलाया। हाँ। क्या आप अपनी शक्ति के बारे में सार विस्तार से बता सकते हैं? लड़ाई कैसे खत्म होगी? अभिषेक ने तुरंत उत्तर दिया। एक हमला, एक हत्या, अभिषेक ने कहा। जब तक वे मुझे कई अलग अलग कोनों से नहीं डालते, मैं उनके एक समूह को आसानी से बाहर निकाल सकता हूँ। पिछले 6 महीने से अभिषेक वास्तव में बदल गया था। जब वह अभी अभी आया था तो एक कीट बिल्ली ने पहले ही लगभग उसका विनाश कर दिया था। यदि वह भाग्यशाली नहीं होता तो कीट बिल्ली उसे मार डालती। जब अभिषेक एक से समान रूप से लड़ने में सक्षम था, फिर अभिषेक को उनमें से एक को मारना आसान था। और बर्फीले भालू के साथ घटना और उसके बाद फलों के साथ मजबूती के बाद कीट बिल्ली अब कोई खतरा नहीं थी। वास्तव में अभिषेक एक ही मुक्के में कीट बिल्ली की गर्दन तोड़ सकता। उसका शरीर एक कीट बिल्ली के शरीर से कहीं अधिक मजबूत था। जब उस आदमी ने अभिषेक की शक्ति के बारे में सुना तो वह एक बार फिर अचंभित रह गया। वह आदमी तुरंत सोच में पड़ गया। यदि आप वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं तो हमारे पास आपके लिए एक आखिरी नौकरी हो सकती है, आदमी ने कहा। जब अभिषेक ने यह सुना तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। नौकरी? कौन सी नौकरी? उसने पूछा। वह आदमी घूमा और गांव के बीच की ओर इशारा किया। मेरे पीछे आओ, तुम्हें बड़े आदमी से बात करनी चाहिए, उन्होंने कहा। ठीक है, अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा और उस आदमी के पीछे चल गया। जैसे ही अभिषेक गांव से गुजरा, उसने उत्सुक आंखों को घरों की खिड़कियों से अपनी ओर देखते देखा। गांव वाले अब भी उससे सावधान थे। उसने शायद अजनबियों के साथ बुरे अनुभव हुए थे। हर कोई बूढ़े लोहार जितना साहसी नहीं था। 1 मिनट बाद वे दोनों एक सामान्य घर के सामने पहुंचे। यह शहर के किसी भी घर से अलग नहीं लग रहा था। हर दूसरे घर की तरह यह पूरे पत्थर से बना हुआ था। यह आदमी ने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया। बुजुर्ग, मुझे लगता है कि हमारे पास कोई है जो आइसवुड की निपट सकता है। बर्फ की लकड़ी ईंट, अभिषेक ने अपने मन में दोहराया। कुछ सेकंड के बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़े आदमी ने अभिषेक की ओर देखा। वह आदमी शायद 50 साल या 60 साल के आसपास का था, लेकिन वह उत्तर के दर्शक का लग रहा था। उसका शरीर छोटा था और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में अब ज्यादा ताकत नहीं है। आदमी ने
अपेक्षाकृत सीधे खड़े होने के लिए एक लंबी छड़ी का इस्तेमाल किया था। हालांकि जब अभिषेक ने बूढ़े आदमी को देखा तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मन का एक टुकड़ा बूढ़े आदमी के चारों ओर घूम रहा था। क्या वह एक जादूगर था? बेशक बूढ़े व्यक्ति की तुलना राम राम से नहीं की जा सकती। जब तुलना की गई तो बूढ़ा आदमी एक पुरानी घास की तरह महसूस हुआ, जबकि राम एक विशाल प्राचीन ओके की तरह महसूस हुआ। राम ने एक भव्य की तरह अविश्वसनीय मात्रा में मन खींचा था, जबकि इस बूढ़े व्यक्ति ने एक समय में केवल एक चम्मच थोड़ा सा मन खींचा था। अंत बहुत बड़ा है। तुम एक जादूगर हो? अभिषेक ने पूछा। अभिषेक की बातों से बूढ़ा द्वार को आश्चर्य हुआ, लेकिन बूढ़े आदमी को आंखों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे लग रहा था जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। बूढ़े आदमी ने अभिषेक की ओर देखा और वह देख सकता था कि अभिषेक काफी हद तक मैना खींच रहा है, यहाँ तक कि खुद बड़े बूढ़े आदमी से भी ज्यादा। क्या आप आश्चर्य है? बूढ़े व्यक्ति ने अभिषेक से पूछा। नहीं, अभिषेक ने उत्तर दिया। अभिषेक के उत्तर से बूढ़ा लोहार आश्चर्यचकित रह गया। बूढ़ा केवल थोड़ा मुस्कुराया। स्मार्ट, उन्होंने कहा, अंदर आए। मैं एक ऐसे दुश्मन को हराने में कैसे आश्चर्यचकित हो सकता हूँ जिसे मैं जानता तक नहीं, अभिषेक ने सोचा। बूढ़ा लोहार बाहर इंतजार करता रहा, जबकि अभिषेक बूढ़े आदमी के घर में दाखिल हुआ। घर बहुत सादा और अनोखा था। यह किसी ग्रामीण का आरामदायक घर जैसा लग रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने कुर्सी की ओर इशारा किया और अभिषेक बैठ गया। बूढ़े आदमी ने बाल्टी से कुछ पानी निकाला और उसे आग पर गर्म किया, और जब पानी गर्म हो रहा था तो बूढ़ा आदमी अभिषेक के सामने बैठ गया। क्या आपने पहले किसी हाई रैंक जानवर से लड़ाई की है? आदमी ने पूछा। अभिषेक ने आइस स्प्रिंग भालू के बारे में सोचा और सिर हिलाया। राम के अनुसार वह आइस स्प्रिंग भालू एक उच्च श्रेणी का जानवर था। उस समय अभिषेक शायद मिड सोल्जर स्टेज पर था, जिसका मतलब था कि अभिषेक ने मूल रूप से एक छोटे स्टेज या छोटे दायरे में छलांग लगाई थी। आप जीते क्या? बूढ़े ने पूछा। मैं अभी भी जीवित हूँ, है ना? अभिषेक ने पूछा। तुम भाग सकते थे। मैंने नहीं किया, अभिषेक ने उत्तर दिया। तो क्या आप जीत गए? बूढ़े ने फिर से पूछा। हाँ, मैं जीत गया, अभिषेक ने उत्तर दिया। बूढ़े ने सिर हिलाया। ठीक है, क्या आप दूसरे से लड़ने को तैयार हो गए? बूढ़े ने पूछा। अभिषेक तुरंत सिर हिलाया। हाँ, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, इससे निपटना आसान नहीं है। अभिषेक ने बूढ़े आदमी की ओर चिंतित दृष्टि से देखा। इसे अन्य उच्च श्रेणी की जानवरों से क्या अलग करता है? यह दूसरे क्षेत्र के एक जानवर का वंशज है, आदमी ने कहा। इसका मतलब है कि जानवर अपनी मौलिक समानता का उपयोग कर सकता है। क्षेत्र में यह अल्परिचित मंत्र बना सकते हैं। जब उस आदमी ने अभिषेक के हाव भाव देखे तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। अभिषेक ने बूढ़े आदमी की ओर ऐसे देखा जैसे वह अधिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रहा है। जब अभिषेक ने देखा कि बूढ़े व्यक्ति ने बात करना बंद कर दिया है तो उसे असमझ में भौहें उठाई। क्या सभी उच्च रैंक वाले जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? उसने पूछा। अभिषेक के सवाल से वह आदमी हैरान रह गया। नहीं, वे नहीं कर सकते। केवल दूसरे क्षेत्र के जानवर के वंशज ही पहले क्षेत्र में अपने तत्व का उपयोग कर सकते हैं। ओह ठीक है, अभिषेक ने ऐसे उत्तर दिया जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं है। अभिषेक की प्रतिक्रिया किसी की कभी से बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा भयभीत था। उसे उम्मीद थी कि अभिषेक अपने लक्षण के बारे में सुनने के बाद पूर्ण विचार करेगा। जो जानवर पहले क्षेत्र में अपने तत्वों का उपयोग कर सकते हैं वे दुर्लभ थे, और उनकी तुलना में उस जानवरों से नहीं की जा सकती जो पहले क्षेत्र में परिष्कृतता तक पहुंच सकते हैं। इस बीच अभिषेक असमझ से में था कि बूढ़े व्यक्ति ने इसे इतनी बड़ी बात क्यों बना दिया। मूल रूप से पेस्ट को छोड़कर अभिषेक के सभी पिछले विरोधियों के पास किसी न किसी प्रकार का मौलिक हमला था। क्या यह दुर्बल होना चाहिए? नौजवान, अगर मैं पूछ सकता हूँ, तुम्हें किस तरह के उच्च रैंक वाले जानवर से लड़ाई की है? बूढ़े ने पूछा। एक उच्च रैंक, अभिषेक ने उत्तर दिया। वह आदमी मानो ठीक गया। एक राष्ट्रीय हिरण बर्फीले जंगल से धीरे धीरे चल रहा था। इसके आसपास के पेड़ों पर नीली चमक थी और उसकी कुछ सुइयों बर्फ के टुकड़ों में बदल गई थी। हिरण का शरीर केवल 1.5 मीटर ऊंचा था, जिससे वह सामान्य हिरण से थोड़ा ही ऊंचा था। हालांकि इसके सींग तुलना से परे राजसी थे। सींग गहरे नीले रंग के थे
और सफेद नसें उनमें से गुजरती हुई प्रतीत होती थी, जो समय समय पर नीली चमक छोड़ती। सिंह एक पेड़ के तरह ऊपर से और किनारे तक फैले हुए थे, जिससे वह विशाल हो गया था। यह बारहसिंगा प्रकृति द्वारा भेजा गया कोई दूत था। जब वह बारहसिंगा किसी बर्फीले पेड़ के पास से गुजरता था तो पेड़ का नीला रंग धीरे धीरे कम हो जाता था, जब तक कि पेड़ किसी भी रंग में चमककर बंद नहीं कर देते थे। तो उसके बाद वे बर्फ से बने सामान्य लगभग बेजान पेड़ों की तरह दिखते थे। जैसे ही वह बर्फ की लकड़ी के पेड़ों के पास से गुजरा, हिरन ने बर्फ के मैना को अवशोषित कर लिया। पेड़ों में से बर्फ का मैना टैंक की जीविका और ऊर्जा के रूप में काम करता था। इस हिरन से मनुष्य नहीं डरते थे। क्यों? क्योंकि यह एक शांतिपूर्ण जानवर था। यह उन कुछ जानवरों में से एक था जो मांस नहीं खाते, कुछ में से एक। लेकिन क्या वहाँ बहुत से शाकाहारी जीव नहीं थे? गैर जानवर और जानवर के बीच अंतर तो उतना ही था। जानवर थे जिन्होंने सत्ता की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया था। जानवर थे जो वायुमंडल में मन से संपर्क में आने में कामयाब रहे। इस बीच जानवर सिर्फ जानवर थे। जैसे जैसे जानवर अधिक शक्तिशाली होते गए, उनका आहार धीरे धीरे मुख्य रूप से मांस से बने आहार में बदल गया। इसका कारण यह था कि मानव के संपर्क में उतने पौधे नहीं थे। हाँ, बर्फ की लकड़ी के पेड़ पर इस प्रकार के पौधों में से एक, लेकिन बर्फ की लकड़ी के पेड़ शक्तिशाली नहीं थे। प्रथम क्षेत्र का एक जानवर उन्हें खाकर शक्तिशाली बन सकता था, लेकिन वे दूसरे क्षेत्र के जानवरों के लिए बेकार हो गए। यह बारहसिंगा भी प्रथम चरण में रहते हुए इस पेड़ों को खा जाएगा। जैसे ही वह वसंत हो जाता है, वह अपना आहार जलीय जानवरों में बदल देता है। यह हिरन वही जानवर था जिसे एंडर ने अभिषेक को मारने के लिए कहा था। इसने ग्रामीणों को घायल या खतरे में नहीं डाला था, लेकिन इसे आइसवुड पेड़ों के सभी आइस मैना को खा लिया, जिससे वे लगभग बेकार हो। इसलिए हालांकि टैंग ने सीधे तौर पर ग्रामीणों को धमकी नहीं दी थी, लेकिन यह अनिवार्य रूप से धीरे धीरे उन्हें अस्तित्व में आने से ही खराब और करीब से धकेल रहा था। इससे ही अभिषेक ने अपनी आंखें छोड़ते हुए सोचा। दूरी में अभिषेक ने हिरन को बर्फ की लकड़ी के पेड़ों को बर्फ के टुकड़ों को खाते हुए देखा। वह भोजन लेके टैंग होना चाहिए, अभिषेक ने सोचा। अभिषेक ने कुछ देर तक टैंग को देखा। भोजन लेक टैंक की रहस्य और शांतिपूर्वक चाल से आसमान के जंगल को एक प्रकार की शांति का एहसास दिया। जब तक ऐसा था मानो यह शांत प्रकृति के लिए एक प्रतिबंध भूमि हो। ठीक है, यह आपके लिए बेकार है, मुझे पैसे की जरूरत, अभिषेक ने सोचा। अभिषेक स्टेज की सींगों का करीब से निरीक्षण किया और अभिषेक ने चेहरे पर चिंता फैल गई। वे जो बुजुर्गों का डर सच साबित हुआ। अभिषेक को वे शब्द याद आ गए जो बुजुर्ग ने उससे कहे थे। अगर हिरन के सींग सफेद आभा के साथ संबंधित होते हैं या दूसरे क्षेत्र का जानवर बनने के करीब है, यह अनिवार्य रूप से इसे पीक गैर जानवर बना देगा। हमने कुछ समय में हिरन नहीं देखा था, इसलिए हमें यकीन नहीं है कि यह अभी भी एक उच्च श्रेणी का जानवर है। अभिषेक ने हिरन के सींगों से निकलने वाली सफेद आभा को देखा। मैंने पहले कभी किसी हिरन जानवर से लड़ाई नहीं ली, अभिषेक ने सोचा। हालांकि मुझे वास्तव में खुशी है कि यह मजबूत हो गया। भगवान ने कहा कि मुझे खुद को आगे बढ़ाना चाहिए और मुझे यकीन है कि भगवान मुझसे ज्यादा मजबूत बनने के लिए बारे में जानते हैं। अगर वह कहते हैं कि मुझे लगातार खुद को आगे बढ़ाना चाहिए, तो शायद मुझे ऐसा करना चाहिए। हिरन बिल्कुल ही सही समय पर आया है। क्या एंडर अब भी चाहेगा कि अभिषेक हिरन को मार डाले? अगर उसे पता होता कि वह अपना आहार बदलने वाला है। हाँ, क्यों? क्योंकि हिरन को दूसरे दायरे तक पहुंचने के लिए अविश्वसनीय मात्रा में आइस मैना की आवश्यकता थी और वह अभी इस आइस मैना को इकट्ठा कर रहा था। यह बर्फ की लकड़ी के पेड़ों का उपयोग तब तक बंद नहीं करेगा जब तक इस जंगल का एक बड़ा हिस्सा बर्फ के मैना से बिना नहीं हो जाता। अभिषेक ने अपने उपकरण की जांच। उस पर उसका कोट था। तापमान कम होने के कारण उसका बायां हाथ सुत्र हो गया। उसकी तलवार उसके दाहिने हाथ में। सब कुछ तैयार था। अभिषेक ने खुद को तैयार करने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर टकराव। अभिषेक ने अपनी पूरी गति से आगे बढ़ा। हिरन विस्फोट धमनी की ओर मुड़ा और उसने अभिषेक को उस समय पर हमला करते देखा। जैसे ही उसने अभिषेक को देखा, वह दूर हो गया। क्यों? दूर भाग गया। इसकी गति काफी तेज थी, लेकिन इसके विशाल सींगों में हिरन के लिए नेविगेट करना मुश्किल बना दिया। यह इतना शक्तिशाली था कि मोटी शाखाओं में घुस जाता था, लेकिन इसके सींगों द्वारा नष्ट की गई प्रत्येक शाखा इसकी गति को थोड़ा धीमा कर देती थी। उसके कारण अभिषेक धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा था। भले ही उसका शरीर
शरीर हिरन के शरीर से कमजोर। क्या यह भाग रहा है? नहीं, यह लड़ रहा है। जैसे ही अभिषेक को लगा कि आइस मैना उसके नीचे इकट्ठा हो गया है तो वह तुरंत किनारे की ओर कूद गया। एक बर्फ का गोला जमीन से बाहर निकला और अभिषेक उसे बहुत मुश्किल बच निकला। इस तरह हिरन ने लड़ाई लड़ी। इससे अपने बर्फ में मैना को जमीन से स्थापित कर दिया था। इस शक्तिशाली बर्फ के शिखरों में से विस्फोट कर दिया। यह भी था कि भविष्य में जलीय जानवरों को कैसे मारेगा। एक जलीय जानवर जो किनारे के करीब आ गया था अचानक एक विशाल बर्फ के शिखर में घुस जाएगा जब जानवर को पानी के ऊपर रखेगा। बर्फ के शिखर के अचानक उपस्थिति में अभिषेक को धीमा कर दिया था, लेकिन उसे इसकी उम्मीद थी। आखिरकार अभिषेक को लड़ाई में अंधा नहीं भेजेगी। जैसे ही हिरन जंगल के माध्यम से सरपट दौड़ा, आसमान के पेड़ों की बर्फ का मैना उसके सींगों में प्रवेश कर गया और उसके मैना भंडार को फिर से भर दिया। अभिषेक हिरन से उसके सबसे अनुकूल क्षेत्र में लड़ रहा था, जब तक वहां बर्फ की लकड़ी के पेड़ से बर्फ का मैना खत्म नहीं हो रहा था। अन्य दो बर्फ की मीनारें जमीन से बाहर निकली और अभिषेक उन्हें किनारे में कामयाब रहा। अभिषेक को हमेशा महसूस होता है कि आइस मैना जमीन पर आ गई है, जिससे उसे बचने की अनुमति मिल गई। जब हिरन ने देखा तो कि उसके हमले अभिषेक पर नहीं पड़ सकते तो उसने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी। इससे भी अधिक इसके हमलों की तैनाती अधिक स्मार्ट हो गई। अभिषेक के लिए हिमलंबों में से बचना तब तक कठिन होता गया जब तक कि उसे पूरी तरह से रुकना नहीं पड़ा। एक बर्फ की शिखर अभिषेक से चेहरे के ठीक 10 सेंटीमीटर पहले रुक गया। यदि वह थोड़ी देर बाद रुक जाता तो यह बर्फ का गोला उसके सिर के अंदर होता। अभिषेक फिर से किनारे की ओर कूद गया। अभिषेक के चेहरे के सामने बर्फ का गोला अचानक एक बार और आ गया, लेकिन अभिषेक बचकर किनारे हो गया। हिरन का अपने बर्फ के शिखरों पर नियंत्रण था, भले ही उन्हें पहले ही तैनात किया गया था। इससे बस उसकी और आइस मैना का एक और भेजना था। अभिषेक पर बर्फ के गोले की एक और बौछार चली गई, लेकिन वह मुश्किल उससे बच निकलने में कामयाब रहा। हमलों की बौछार जारी रही और अभिषेक बर्फ के एक कुचे समूह के अंदर बचकर फंस गया। बर्फ की मीनारें कई अलग अलग कोनों में से जमीन में से बाहर निकली। अनिवार्य रूप से मीनारों से भरा एक अजाक क्षेत्र बन गया था। अभिषेक ने हिरन पर नजर रखी। हिरन ने भागना बंद कर दिया और मुड़ गया और यह अपने बर्फीले शिखरों को तैनात करते हुए लगभग 10 मीटर दूर से अभिषेक का चक्कर लगा रहा था। अभिषेक आइसमा लगातार बढ़ते द्रव्यमान को अंदर फंस गया था और वह बच नहीं सका। उसने पहले ही अपनी तलवार से बर्फ के शिखरों को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से कठिन साबित हुआ। जब अभिषेक की तलवार बर्फ के शिखर से टकराई तो वह 2 टुकड़ों में टूट जाती थी, लेकिन वह बल के कारण अभिषेक का पूरा शरीर हिल जाता था। बर्फ की मीनारे को काटना आसान नहीं था और इसके लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता थी। विराम का वह छोटा सा कण अभिषेक के विनाश का कारण बन सकता था। यही कारण था कि उसने बर्फ के शिखरों को काटना बंद कर दिया। हिरन ने एक बार अभिषेक के चारों ओर पूरी तरह से चक्कर लगाने के बाद वह अचानक रुक गया और अपने दोनों अगले पैरों को उठा लिया। उस समय अभिषेक को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर 10 मीटर के दायरे में सब कुछ अचानक आइस मैना की एक पागल मात्रा के साथ चमक रहा है। 30 से अधिक बर्फ के मीनारों बनाई थी। गोली अभिषेक के ऊपर एक साथ गोली चला सकती है। उसके आसपास का हर स्थान 1 सेकंड में बर्फ की मीनारों से भर जाएगा।